वो चेहरा जो मासूम लगता था, लेकिन उस मासूमियत के पीछे छुपा था एक वैसी दरिंदा, एक ऐसा साइको जो रात के अंधेरे में शिकार करता था और जब तक लोग समझ पाते बहुत देर हो चुकी होती थी। साउथ इंडिया का सबसे खतरनाक कातिल साइको शंकर। उसका असली नाम था एम शंकर, लेकिन लोग उसे कहते थे साइको शंकर। 1980 और 90 के बीच में उसने तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लगभग 30 बलात्कार और हत्या के मामले में शामिल था। अपनी मृत्यु के समय उस पर कम से कम 19 महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। हर वारदात एक जैसी, एक पैटर्न और पुलिस के सामने एक पहेली। पर क्या वो जन्म से दरिंदा था या समाज ने उसे बनाया? तमिलनाडु का वो इलाका जहां महिलाएं रात को बाहर निकलने से डरती थीं, जहां माँ बाप अपनी बेटियों को अकेला भेजने से घबराते थे। साइको शंकर का नाम सुनते ही डर लगता था, लेकिन उसका अतीत जानकर आप भी हिल जाओगे। साइको शंकर का जन्म तमिलनाडु के सलेम जिले के कन्यानपट्टी गांव में एक गरीब परिवार के घर में हुआ था। जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए वो ट्रक चलाता था। मई 2011 में जयशंकर की शादी हो गई और उसके घर में 3 बेटियों ने भी जन्म लिया। बचपन से ही उसका व्यवहार अलग था। वो अकेले रहना पसंद करता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। धीरे धीरे उसमें हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, चोरी, छेड़छाड़ और फिर एक दिन उसने पहली बार किसी का मर्डर किया। शुरुआत हुई थी एक मामूली जुर्म से, लेकिन वो बना देश का सबसे कुख्यात साइको किलर। वीडियो के आगे में हम जानेंगे कैसे पुलिस के कस्टडी में जयशंकर आया, कैसे पुलिस को चकमा देकर जेल से कई बार फरार हो गया, कैसे इतने लोगों का मर्डर और रेप किया और कैसे जयशंकर की मौत हुई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि सभी वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब उसने परिंदा हल्ली में 45 वर्षीय पी श्यामला के साथ बलात्कार और हत्या का प्रयास किया और फिर अगस्त 2009 तक उसने 12 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या किया और अन्य 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। वह हमेशा अपने साथ एक काला हैंडबैग रखता था। वह इस बैग में एक छोटी सी कुल्हाड़ी रखता था और जो भी उसका विरोध करता था उसे मार देता था। वो खासकर सेक्स वर्कर और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कि उसे सड़क किनारे या ढाबों पर आसानी से मिल जाती थी। उसके बाद वो उन महिलाओं का बलात्कार करता और उन्हें बेरहमी से मार देता था। 23 अगस्त 2009 को जयशंकर ने 29 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल एम.जे. मणि के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इस महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्टिंग असल में कंगना पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस महिला कांस्टेबल को पैरोमंगलूर स्टेशन में ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन दिनों इस इलाके में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का दौरा होना था। जयशंकर ने उसका अपहरण किया और उसकी हत्या करने से कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने 1 महीना बाद 19 सितंबर को जयमणि का शव बरामद किया। इस मर्डर के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गई और पुलिस वालों ने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया जयशंकर और उसके साथी अपराधी पी मोहन सेल्वम पर 10 सितंबर 2009 को नमकल्ला में 50 वर्षीय के थंगमाल पोन्याय की हत्या का आरोप में दोनों को जेल में कर दिया। बाद में 2014 में अपर्याप्त सबूतों के कारण दोनों को इस मामले से बरी कर दिया गया था। त्रिपुर पुलिस ने जयशंकर की तलाश शुरू की। 19 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस समय तक त्रिपुर, सलेम और धर्मपुरी में बलात्कार और हत्या के 13 अलग अलग मामलों में आरोप लगाया जा चुके थे। हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि बलात्कार और हत्या करने से पहले उसे महिलाओं को तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता था। 17 मार्च 2011 को पुलिस जयशंकर को हत्या के एक मामले की सुनवाई के लिए धर्मपुरी की एक फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाया गया। अगले दिन पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नास्वामी और राज बेलू को उसे कोयम्बटूर वापस ले जाने की ड्यूटी दी जाती है और फिर रास्ते में जयशंकर रात 9:30 बजे के आसपास सलेम बस स्टैंड पर भागने की कोशिश करता है और भागने में सफल भी हो जाता है। पुलिस कांस्टेबल चिन्नास्वामी ने जयशंकर को भाग जाने से डिप्रेस होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जयशंकर कर्नाटका भाग जाता है। वहां उसने अगले महीने बेल्लारी में 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। फिर से उसने धर्मपुरी में एक आदमी और एक बच्चे की भी हत्या कर दी। अप्रैल 2011 के आखिरी हफ्ते में पुलिस ने उसके मोबाइल के फोन को दिल्ली में ट्रेस किया। पुलिस को शुरू में लगा कि उसने अपना मोबाइल फोन दिल्ली में छोड़ दिया है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तब मोबाइल के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता है और एक बार फिर से पुलिस मई 2011 में मुंबई में उसके मोबाइल कॉल को ट्रेस किया, लेकिन उस टाइम तक
उसने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और पहले की तरह पुलिस फिर से नाकाम रही जयशंकर को पकड़ने में। उसके बाद डिपार्टमेंट में एक विशेष टीम बनाई जाती है जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 15 अन्य पुलिस कर्मियों को उसे खोजने और गिरफ्तार करने का काम सौंपा जाता है। 2011 तक जयशंकर 28 हत्याओं का अंजाम दे चुका होता है। इससे ज्यादा शर्म की बात थी कि अब तक 3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी जयशंकर को नहीं ढूंढ पाती है। मई 2011 तक पुलिस ने कर्नाटका और तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर जयशंकर के बारे में जानकारी देते हुए वांटेड पोस्टर लगा देते हैं। 4 मई 2011 की रात को जयशंकर चोरी की गई मोटरसाइकिल पर कर्नाटका के इलागी गांव पहुंचता है। वह खेत में अकेली काम कर रही एक महिला को देखता है जिसका नाम चंद्रकला होता है। जयशंकर महिला के पास जाता है और उससे बोलता है, मुझे प्यास और भूख लगी है। चंद्रकला उस हैवान के लिए खाना और पानी लाती है, लेकिन उस महिला को क्या पता जिसे वो खाना खिला रही है वो एक वैसी दरिंदा है। फिर कुछ देर बाद जयशंकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रकला ने शोर मचा दिया। तभी उसके पति प्रकाश और उसका एक दोस्त उसे बचाने आए। जयशंकर ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश और अन्य गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय लोग उसे जलाकी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसे 5 मई 2011 का चित्रदुर्गा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है। पुलिस जयशंकर को इस बार कई अधिक सुरक्षित माने जाने वाले बेंगलोर के परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखती है। साथ ही जयशंकर पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो जाती है और विभिन्न अपहरण, बलात्कार और हत्याओं के मामले में जयशंकर को पूरे 27 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जेल में रहने के दौरान ही पता चलता है कि जयशंकर कुछ मानसिक रोगों से भी पीड़ित है और उसका इलाज जेल के अंदर ही शुरू कर दिया जाता है। इसी बीच एक और मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2013 को भारी सुरक्षा के बीच जयशंकर को बेंगलुरु के नजदीक अदालत तुमकुर में ले जाया जाता है। लौटने के बाद जयशंकर ने बेचैनी का बहाना किया और जेल परिसर के भीतर अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां एक डुप्लीकेट चाबी हासिल करने में कामयाब रहा और तभी 1 सितंबर 2013 को सुबह 2 बजे इसका इस्तेमाल किया, जब गार्ड ड्यूटी पे नहीं था। पुलिस को संदेह था कि किसी अंदर के आदमी ने ही उसे डुप्लीकेट चाबी दिलाने में मदद की थी। उसने 20 फीट की दीवार फादी, फिर 15 फीट की दीवार पर चढ़ा और अंत में 30 फीट ऊंची परिसर की दीवार फादी। वहां बिजली का नंगा तार भी था, लेकिन जयशंकर की किस्मत तो देखो, उस वक्त लाइट ही नहीं था। उसने कथित तौर पर अपने साथ दीवार पर टिका हुआ एक बांस का खंभा और दीवार के ऊपर कांच के टुकड़ों पर कुशन के रूप में काम करने के लिए एक चादर रखी थी। भागने के दौरान वह घायल हो गया था और बाहरी दीवार के बाहर खून की बूंदें पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार भागने के दौरान कथित तौर पर उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। पुलिस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की लापरवाही बताते हुए 3 वार्डन, 2 जेलर और 6 सुरक्षा गार्ड सहित 11 जेल कर्मचारियों को उसके भागने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने कर्नाटका के सभी पुलिस स्टेशन को रेड अलर्ट जारी कर दिया और महिलाओं से अलग अलग जगह पर सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम देने का घोषणा किया। पुलिस डिपार्टमेंट ने जयशंकर का अगला टारगेट जानने के लिए एक साइकेट्रिक डॉक्टर को काम पर लगा दिया ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। इसके अलावा पुलिस ने जयशंकर की अलग अलग फोटोग्राफी प्रोफाइल के साथ 10,000 वांटेड पोस्टर छपवाए, जो 5 भाषाओं में था, हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में थे। कर्नाटका के अलावा ये पोस्टर और पर्चे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में भी बांटे गए। जेल से भागने के दौरान जयशंकर ने 30 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाई तो उसका टांग टूट गया था। इस कारण वह ज्यादा दूर नहीं भागता है। जयशंकर किसी तरह जेल से कुछ दूरी पर जाता है और एक सुनसान खंडर बिल्डिंग में छुप जाता है। यहीं पर उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे जयशंकर कहता है कि तुम मुझे इस शहर के बाहर ले चलो तो मैं तुम्हें काफी पैसे और नई मोटरसाइकिल दूंगा। जयशंकर को यह नहीं पता था कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा है दरअसल वो पुलिस का ही आदमी है। जैसे ही यह व्यक्ति जयशंकर को देखता है, पहचान लेता है और तुरंत ही उसकी मदद करने को
तैयार हो जाता है। साथ ही चुपके से पुलिस को भी खबर कर देता है। इसी तरह पुलिस ने 6 सितंबर 2013 को दोपहर में जयशंकर को गिरफ्तार कर लेती है। सरकार ने विक्टोरिया अस्पताल में उसके टूटे हुए पैर का इलाज पर 75,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए, जहां 23 सितंबर को उसका ऑपरेशन किया गया। उसके पैर की सर्जरी पूरी हो जाने के बाद जयशंकर को अपनी सजा काटने के लिए बेंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। उसे एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त लाइटें थी। उसकी कोठरी का ताला उसकी पहुंच से बाहर रखा गया था। यहां तय किया गया था कि बीमारी की स्थिति में उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी कोठरी के अंदर ही इलाज किया जाएगा। पुलिस ने भागने की संभावना को कम करने के लिए उसे पेशी पर ले जाते समय अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का भी फैसला किया। पूरे 5 साल बाद 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने बेंगलोर सेंट्रल जेल से भागने की एक बार और कोशिश की, लेकिन पुलिस की तगड़ा सिक्योरिटी और एकांत कारावास होने के कारण वह इस बार असफल रहा। उसके बाद 27 फरवरी को उसने सेविंग ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली, जिसे उसने एक दिन पहले एक जेलर के नाई से सेविंग करवाते टाइम चुरा लिया था। जेल कर्मचारियों ने उसे अपने दैनिक दौरे के दौरान लगभग 2:30 बजे खून से लथपथ पाया और उसे प्राथमिक उपचार दिया। बाद में उसे विक्टोरिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे सुबह 5:10 पर मृतक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज आपके लिए हम लाते रहें।